सफ़र के बाद वो लोग अपने लैंड ऑफ डार्कनेस पहुंच गए। ये ट्रिप एडवेंचरस और थोड़ा थकान भरा था। ड्यूक अपने घर जाके सीधा वर्किंग रूम में गया। रूम साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज था। उसने धीरे से पुकारा, एडले। एडलाइन ने पलटकर देखा। उसकी पर्पल आंखें चमक रही थी, पर साथ ही उनमें थोड़ी घबराहट भी थी। जी, उसने हल्का सा जवाब दिया। ड्यूक के चेहरे पर एक चार्मिंग मुस्कान थी जो उसे और कंफ्यूज कर रही थी। एडलाइन ने अपने चेक्स लाल होते हुए महसूस किए और झिझक गई। जैसे जैसे ड्यूक उसके करीब आता गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से सब इतना अच्छा रहा, थैंक यू। एडलाइन के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना हाथ चेस्ट पर रखा और रोने लगी। ड्यूक हैरान रह गया क्योंकि उसने पहले कभी एडलाइन का ये वल्नरेबल साइड नहीं देखा था। वो धीरे से पास आया और जेंटली बोला, तुम रो क्यों रही हो एडले? एडलाइन ने आंसुओं के बीच उसकी तरफ देखा। उसका हाथ धीरे से ड्यूक के चेहरे की तरफ गया। उसकी आंखों में थोड़ा एप्रिसिएशन था। उसने रुक रुक कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। ड्यूक के चेहरे पर भी हल्की सी लाली आ गई। उसने दिल से बोला, मुझे खुशी है तुमसे मिलकर, और ब्रूनो से भी तुम्हारी वजह से ही मिल पाया। मैं तुम्हारा सच में शुक्रिया करना चाहता हूँ एडले। उसने हल्का सा अपने दोनों हाथ एडलाइन के आर्म्स पर रखा। दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गई। एडलाइन ने धीरे से कहा, तुम्हें इतना थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच का पल इतना इमोशनल और सॉफ्ट था, जैसे कोई मूवी का रोमांटिक सीन हो। ड्यूक ने उसके नर्म हाथों को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में बस एक बात थी, ये लड़की उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्यूक ने एडलाइन के हाथों को अपने चेहरे तक ले गया। उस पल में दोनों की आंखों का मिलना एक गहरी कनेक्शन जैसा लग रहा था। आंसू के बीच भी एडलाइन की आंखें चमक रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, चेहरे पर लाली थी जो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ा रही थी। दोनों एक बीच का वो सुकून भरा खामोशी का पल उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आया। तभी कैसल के कोर्टयार्ड में एस्टर ने ब्रूनो को देखा और हैरान होकर बोला, ब्रूनो, तू जिंदा है? उसकी आवाज में डिसबिलीफ और रिलीफ दोनों थे। वो तुरंत आगे बढ़कर ब्रूनो को टच करके कंफर्म करना चाहता। दूसरी तरफ वैकिन अपना हैवी सामान उठाए गुनगुनाता आ रहा था। मैवन उसे देखकर परेशान था क्योंकि उसके खुद के कंधे पर भी बहुत सारे बैग्स थे। उसने गुस्से में एस्टर से कहा, अपना रियूनियन बाद में कर लेना, पहले थोड़ा मदद कर दे। कुछ देर बाद ब्रूनो ने डिसाइड किया कि पहले दिन के लिए एक सिंपल सा खाना बनाते हैं। लेकिन जब उसने डाइनिंग टेबल सजाए तो उसमें वाइन, सैलेड, लेमन वाली स्टिक, सॉसेस और भी टेस्टी डिशेस थी। मैविन ने टेबल देखकर हैरान होकर सोचा, ये ब्रूनो इसे सिंपल बोल रहा है। असिस्टेंट शेफ भी ब्रूनो का कुकिंग देखकर थोड़ा इनसिक्योर लग रहा था। ब्रूनो ने हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तो भी इम्पोर्टेंट है, फिक्र मत कर। एडेलाइन ने टेबल देखकर मुस्कान के साथ कहा, वाह, कितना अच्छा लग रहा है। एस्टर ने ब्रूनो की तरफ देखा और थोड़ा टीस करते हुए बोला, तुम सिंपल बोल रहे हो, पर ये तो फुल शो है। ब्रूनो ने मजाक में कहा, तो क्या तू हमेशा भूखा रहना चाहता है? मैवन ने कंफ्यूज होके पूछा, मतलब? सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वैकिन बस बेसब्री से खाना शुरू करने का वेट कर रहा था। एडलाइन ने सबको संभालते हुए कहा, थोड़ा कंपोजर रखो सभी, खाना ठंडा होने से पहले एंजॉय करते हैं। हमने फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस पार किया है और हमारे साथ एक बेस्ट शेफ भी है। मेरा सोचना है कि हमें एक सेलिब्रेशन रखना चाहिए। एस्टर ने हैरान होकर पूछा, पार्टी? अभी इतने जल्दी? एडलाइन ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब जब सब तैयार है तो अजुरा के खतरे को दूर करने से पहले एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है। एडलाइन ने मुस्कान के साथ कहा, हमारी पार्टी कुछ कमाल से कम नहीं होगी। हॉल में मधुर संगीत बजेगा, मेहमान सुंदर लिबास में आएंगे और एक शानदार दावत होगी। ड्यूक बेंजर ने उसकी बात को सपोर्ट करते हुए बोला,
बहुत खूब कहा तुमने। एस्टर चुपचाप एयरलाइन की नई हिम्मत और बोल्डनेस को नोटिस कर रहा था। लेकिन जोर से हंसते हुए बोला, वाह, सफर खतरनाक था पर मजा भी बहुत आया। लेकिन जैसे ही एडेलाइन ने साइरेंस रॉक को बॉम्ब करने वाली अपनी सोच याद दिलाई, बेंजर थोड़ा सीरियस हो गया। एयरलाइन ने कैजुअली अंदाज में खाना खाते हुए कहा, डरने की बात नहीं, मेरे दोस्त मेरे साथ थे। एस्टर ने गुस्से और कंसर्न के साथ कहा, तुम्हारी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा सतर्क रहना होगा तुम्हें। एयरलाइन ने मजाक में बोली, अच्छा बाबा, मैं और केयरफुल रहूंगी। पर एस्टर ने दबाव बनाते हुए कहा, बस कोशिश नहीं, तुम मुझे प्रॉमिस करो। एयरलाइन ने उसकी बातों को दिल से महसूस करते हुए चुप रही। अंदर ही अंदर सोचती, शायद हम सब एक परिवार जैसे बन रहे हैं। रात को कैसल के आसपास अजीब सी जड़ी बूटी और पेड़ उगने लगे। मौसम तूफानी था, तेज बिजली, जोर का बारिश। दरवाजा खुलते ही एक जोर की चीख जैसी आवाज हुई और बाहर की रोशनी अंदर के अंधेरे हॉल को चमका गई। एडेलाइन का दिल जोर से धड़क रहा था, डर से कांप रही थी, पर एस्टर को ढूंढने चली गई। उसने बार बार पुकारा, एस्टर, एस्टर तुम कहाँ हो? उसने एस्टर को देखा, एक बड़े कांटे पर अटका हुआ, बेहोश। उसके सर से खून बह रहा था। ये देख एडेलाइन की सांसें रुक गईं। वो तुरंत उसके पास भागी, चिल्लाई, एस्टर, एस्टर तुम ठीक हो? एस्टर मुश्किल से आवाज निकाल कर बोला, डचेस तुम अंदर चली जाओ, अभी यहाँ मत रुको, बाहर बहुत खतरा है, चुपचाप वापस अंदर जाओ। एडेलाइन रोकती रही, नहीं एस्टर रुक जाओ, मेरी बात सुनो। पर एस्टर उठकर दूर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में बस एक ही फिक्र थी, डचेस की सेफ्टी। जाने से पहले उसने फिर कहा, तुम्हें कुछ भी हो जाए, बस इस कमरे से बाहर मत निकलना। एयरलाइन रोने लगी, जोर से चिल्लाती है, एस्टर प्लीज रुक जाओ। लेकिन कुछ पल में ही वो उसकी नजर से गायब हो गया। बेंजर धीरे से एडेलाइन के पास आया। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, एडले। एडेलाइन ने हल्की सी नजर उठाई। उसकी आंखों में थकान और उलझन थी। रे, उसने बस इतना ही कहा। बेंजर ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? एडेलाइन कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अभी हुआ क्या था? मुझे याद ही नहीं आ रहा, जैसे कोई यादों का टुकड़ा गायब हो गया हो। इल्यूजन था या सच? उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। दिल ही दिल में सोच रही थी, मैडम की मौत वाली याद तो मुझे समझ आई थी, पर ये अलग है, मुझे एस्टर की मौत याद ही नहीं। वो अपने आप से बोली, शायद मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कमरे में लौट जाना चाहिए। लेकिन उसके दिल में एक और ख्याल घूम गया, अगर जरूरी यादें भूल गई तो मैं किसी को बचा ही नहीं पाऊंगी। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, पर आंखों में एक नया जज्बा था। एडलाइन ने जोर से कहा, इस बार मैं सबको बचाऊंगी, रे को भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। उसके लफ्जों में इतनी मजबूती थी कि बेंजर एक पल के लिए खामोश हो गया। दिल में सोचा, छोटी सी एडेलाइन मुझे कह रही है कि मुझे प्रोटेक्ट करेगी, फिर भी ये बात इतनी सच्ची और गहरी लग रही है। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया। इधर लैंड ऑफ डार्कनेस से दूर एक और कहानी लिखी जा रही थी। फिल्बर्ट मैंशन में बेज और ब्लू बिल्डिंग चमक रही थी सूरज की रोशनी में। ऊपर हल्का सा बादल छाया था। मार्क क्वीन फिल्बर्ट वर्डन अपने शानदार ऑफिस में बैठा था। सफाई से सजे हुए डेस्क पर किताबें और फाइल्स रखी थी। कमरा उसके रिफाइंड टेस्ट और अथॉरिटी का सबूत था। वो कुर्सी पर आराम से बैठा था, आंखों में सोच का बोझ लेकर। तभी बटलर चश्मे और वेस्टकोट में अंदर आया। पीछे हेला भी आ गई। बटलर ने रिपोर्ट दी, ड्यूक मेंशन में सब नॉर्मल है, बस एक अजीब बात हुई है, एक मशहूर कुक आया है। फिल्बर्ट ने बोहे चढ़ाए, कुक? अचानक क्यों? बटलर बोला, शायद पार्टी की प्लानिंग है। ड्यूक का बटलर कुछ दिन से टाउन में घूम रहा था। फिल्बर्ट ने थोड़ी देर सोचा, थोड़ी चिंता के साथ बोला, पार्टी? अगर वो बस एक प्लेबॉय निकला तो अच्छा होगा, लेकिन उसका विचार अधूरा रह गया। उसने हेला की तरफ देखा।
तुम्हें क्या दिख रहा है? हेला ने आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट किया, फिर धीरे से बोली, मुझे एक गैदरिंग दिख रही है। ड्यूक मेंशन के आसपास खुशी का माहौल है, कुछ खास होने वाला है। 2 महीने बीत गए, मौसम सुहाना था। नीले आसमान, सफेद बादल, फाउंटेन का पानी छींटे मार रहा था। गार्डन में गुलाब खिले हुए थे। ड्यूक बेंजर अपने ऑफिस में पेपर वर्क देख रहे थे। तभी एस्टर आया। गार्डन तैयार है। और एक सवाल, एगलमार्शियन कोर की स्वॉर्ड ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी? बेंजर का ध्यान अचानक एडलाइन पर चला गया। उसने एक पल के लिए उसे अपनी यूनिफॉर्म में सोचा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एस्टर और वैकिन ने उस मुस्कान को नोटिस किया, एक दूसरे को देखा। कैप्टन मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एस्टर ने गलतफहमी दूर करने के लिए गला साफ करके कहा। एडलाइन अभी भी अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में है, सिर्फ कभी कभी आपके साथ स्वॉट प्रैक्टिस करती है। उस वक्त वो खुशी दिखाती है। क्या यह अच्छी बात है? ब्रूनो ने चिंतित होकर कहा। मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, पर उसकी हालत थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। इतने में ड्यूक बेंजर्क ने अंधेरों में से नीचे उतरना शुरू किया। रात का सन्नाटा, सिर्फ कम रोशनी और उसके दिमाग में गहरी सोच। इंसान के ज्ञान की सीमा कहाँ तक है? अगर ज्यादा अंदर घुस गए तो रोशनी और पागलपन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ये विचार लेते लेते वो लेबोरेटरी तक आ गया, जहाँ एडलाइन 2 महीने से सिर्फ अपने स्पेल्स में मगन थी। उसने दरवाजा खोला तो एक पहचानी हुई खुशबू आई। उसने धीरे से पुकारा, एडलाइन। अंदर से उसकी खुशी भरी आवाज आई, रे, मैं यहाँ हूँ। एडलाइन चमकती हुई मुस्कान के साथ उसके पास आई और बिना सोचे उसे गले लगा लिया। बेंजर थोड़ा चौंक गया, हाथ हवा में रुके। ये कर क्या रही है? पर फिर धीरे से उसके पीठ पर हाथ रखा। हल्की सी लाली दोनों के गालों पर आ गई। एडलाइन ने शर्माते हुए कहा, मैंने कर दिखाया रे। 2 महीने में अपना स्पेल कंप्लीट कर लिया। उसका चेहरा उसके गुलाबी फ्रॉक जैसे ही हल्का पिंक हो गया। कुछ पल तक वो बेंजर को जोर से गले लगाए रही। फिर जैसे होश आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया? पर फिर भी उसके गले से छूटने का मन नहीं हुआ। तभी एस्टर, वैकिन और बटलर रूम में घुस आए। तीनों ने जोर से गला साफ किया। एडलाइन झट से पीछे हटी, लाल चेहरे के साथ। वैकिन हंस के बोला, अरे हम चले जाते हैं, तुम लोग कंटिन्यू करो। एडलाइन हिचकिचाते हुए बोली, नहीं रुक जाओ, मेरा मतलब ये नहीं था। तीनों ने मजाक में कहा, तो फिर तुम चाहती हो हम तुम दोनों को रोमांटिक सीन में देखते रहे? एडलाइन शर्माकर बोलती है, नहीं वो मेरा मतलब नहीं है। थोड़ी देर बाद एडलाइन ने एक गोल काला मैजिक स्टोन उठाया। उसने सोचा, अब मैं कभी भी फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस का रास्ता खोल सकती हूँ। सबको साथ ले जाऊंगी। वो बेंजर्क और सबके पास गई। ये सायरन के खून से बना है ना? हाँ, एयरलाइन ने कंफर्म किया। फिर प्यार से बोली, रे, इसे एक बड़े एरिया में गिराओ ताकि सब लोग एक साथ जा सके। सब उत्सुक होकर देखने लगे। बेंजक ने पत्थर जमीन पर पटका। पत्थर टूट गया और एडेलाइन ने खुश होकर कहा, मैं चाहती हूँ ये रास्ता खूबसूरत बने, सबको देखकर हैरानी हो। सब लोग हैरानी से देखते रहे जब जादू ने एक रास्ता दिखाया, खूबसूरत भी और रहस्य से भरा, जो अंधेरे फॉरेस्ट के अंदर जाता था। एयरलाइन ने मुस्कान के साथ कहा, मैं चाहती हूँ लोग इतना खुद से अट्रैक्ट हो जाए कि अंधेरे से डरते हुए भी चलना चाहे। एक बार गुजरे तो दोबारा आने का मन करे। उसने समझाया, इसके लिए मैं यूनिकॉर्न के खून और साइन की जगह सायरन की ताकत यूज कर रही हूँ। सायरन अपने सुर से मैजिक चलाती है, प्लांट्स भी सुनेंगे। सब उसकी बातों से प्रभावित हुए। एडलाइन ने फिर एक स्पेल किया। जैसे ही पत्थर से तेज पीली रोशनी निकली, पूरा फॉरेस्ट गोल्डन चमक में दिखने लगा। पेड़ पौधे हिलने लगे। एडलाइन के बाल हवा में उड़ते रहे। एस्टर ने अपनी आंखों पर को बचाया रोशनी से। तभी एडिलाइन हंसी और बोल पड़ी, कैसा लग रहा है? प्लान सुंदर है ना? बाद में
अपने ऑफिस में एडेलाइन एक कागज पर किंगडम और एम्पायर्स के नोबल्स के नाम देख रही थी। उसके जहन में पुरानी यादें आ गई। ड्यूक बेंजर्क के नाम पर हुआ पहला पार्टी, काउंट लॉन का घराना और बैरॉन सिमोन हेसा अपने लाल कोट और ब्रोच के साथ। उसने बैरॉन लिलियन हेसा को भी याद किया, काला लाल फ्रॉक में, जिसकी प्रेजेंस उसके लिए खास लगती थी। ये लेडी मेरी जिंदगी में आने वाली है। एयरलाइन सोच में डूब गई। फिर उसका ध्यान अपने हस्बैंड पर गया। क्या तुम्हें पता भी था कि तुम्हारी ऑरा एक इनकारनेशन से भी आगे है? फ्लैशबैक एक के बाद एक चलने लगे, उसके दिल को भारी करते हुए। तभी मेवन रूम में आया। एडेलाइन ने कहा, ये इनवाइट लिस्ट रे को दे दो। मेवन ने पूछा, आप कहीं जा रही है क्या? एडेलाइन ने जवाब दिया, मैं ग्रीन हाउस देखने जा रही हूँ। ग्रीन हाउस पहुंचते ही एडेलाइन रुक गई। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। हवा शांत थी और मन को शांति मिल रही थी। कैथरीन वह पहले से मौजूद थी। एडेलाइन ने मुस्कान के साथ कहा, क्या सुंदर जगह है ना? कैथरीन ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी मैडम, मैं 5 साल से यहाँ हूँ, लेकिन आज ग्रीन हाउस और भी खिलता हुआ लग रहा है। एडेलाइन फिर से अपने विचारों में खो गई। एडेलाइन सोच रही थी कि क्या उसने अपनी पिछली जिंदगी में सच में एक डचेस की तरह जीवन जिया था। कैथरीन अपने काम की थकान के बीच हैरान थी कि 3 टाइम खाना लेना कितना जरूरी है। एडेलाइन खुद से पूछ रही थी कि क्या उसने कभी अपना रोल का रिस्पेक्ट कमाया भी था? उसने कैथरीन को बैठने का इशारा किया। तुम यहाँ बैठ जाओ। कैथरीन ने झिझक कर मना किया। नहीं, आपकी हुजूरी में कैसे बैठ सकती हूँ? एडलाइन हल्का सा शर्माकर मुस्कान दी। कृपया बैठ जाओ कैथरीन, वरना मुझे बार बार गर्दन ऊपर उठानी पड़ती है। तभी ड्यूक ग्रीन हाउस में आ गए और एडेलिन चौंक कर बोली, रे, तुम यहाँ? उसने हैरानी से पूछा, तुम अकेली यहाँ क्यों हो? एडेलाइन ने मुस्कान के साथ कहा, अकेली कहाँ, कैथरीन तो यही है। ड्यूक ने हल्का सा मजाक किया, कहीं तुम्हें दोबारा किडनैप तो नहीं कर लिया? एडेलाइन हंसी और जवाब दिया, हाँ, पर मुझे नुकसान नहीं हुआ था। वो व्यक्ति तो सरप्राइजिंगली तमीजदार था। ड्यूक ने गुस्से में कहा, चाहे तमीज हो या नहीं, किडनैप किडनैप होता है। फिर भी उसकी फिक्र देखकर एडेलाइन का दिल भर आया। उनके बीच छोटी सी बातचीत में प्यार साफ झलकता था। कैथरीन चुपचाप देखकर सोचती रही, कैसे एडेलाइन इतनी भरोसा कर पा रही है उस पर जो कभी उसे ले गया था। एडेलाइन ने बढ़ते हुए मूड में कहा, चलो एक चक्कर लगाते हैं। ड्यूक ने हाँ कर दी। ग्रीन हाउस के रास्तों पर वो चलकर बातें कर रहे थे। एडेलाइन ने उसके नजरों में घूर कर पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? क्या मैं अजीब लगती हूँ? ड्यूक ने नरमी से कहा, बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा की तरह खूबसूरत हो। एडेलाइन ने छेड़कर कहा, मगर मुझे तुम थोड़े अजीब लगते हो। ड्यूक हंसा, शायद मैं वाकई थोड़ा अलग हूँ। एडेलाइन जोर से हंसी और मुंह छुपाते हुए बोली, तो तुम सच में अजीब हो। ड्यूक क्यूरियस होकर पूछा, तुम्हें हंसी क्यों आई? एडेलाइन ने समझाया, जब तुम अपने नॉर्मल तरीके से अलग बात करते हो, जैसे अभी। ड्यूक ने हैरानी से कहा, और ये तुम्हें हंसाता है? एडेलाइन ने सिर हिलाकर कहा, कभी कभी। चलते चलते एडेलाइन ने सोचा, अगर मैं उससे पूछूं तुम अभी क्या कर रहे हो, तो क्या वो मेरी बात की गहराई समझ पाएगा? ये ख्याल आते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ग्रीन हाउस के हरे भरे रास्तों पर चलते हुई उसने आंखें बंद कर ली। अपने दिल की गहराइयों में उतरकर बस धीरे से खुद से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम सच में समझते हो, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि नहीं समझते। एडलाइन ने मन ही मन फुसफुसाया, काश एक दिन तुम इस एहसास को जान पाओ, कैसे सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी मेरे होठों पर मुस्कान ला देती है। मैं चाहती हूँ तुम भी इसे महसूस करो। देखो गाइज, इसमें जो हमारा मेल लीड है वही ड्यूक है, वही बेंजर्क है और वही रे है, और हमारी फीमेल लीड बस एडेलाइन है और एडले है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो हम आगे बढ़ते हैं। उस रात बेंजर्क ने एक बेचैन कर देने वाला सपना देखा। उसने देखा कि उसकी पत्नी एडेलाइन को बेरोनेस लिलियन डांट रही है। उसकी आवाज जहर से भरी थी। ड्यूक ने तुम्हें पत्नी क्यों चुना, मैं समझ ही नहीं पाती। एडेलाइन जमीन पर बैठी थी, सिर झुका हुआ। जब उसने गलती की तो बेरोनेस ने उसका हाथ मरोड़ दिया।
बेकार औरत, हमारी डचेस किसी काम की नहीं। एडेलाइन चुपचाप सिसक रही थी। उसका शरीर हर कटु शब्द से कांप रहा था। बेंजर जड़ हो गया, बस खड़ा देखता रहा। सपने में कुछ ऐसा नहीं करता, बस देखता रहता हूँ। जब सब उसे नीचा दिखाते हैं, असलियत में मजबूत और आत्मविश्वासी एडेलाइन यहाँ टूटी हुई थी। उसकी चमकदार मुस्कान गायब थी। यह सपना हर रात उसका पीछा करता, उसकी नींद छीन लेता। अगले दिन महल में बेंजर काले शाही लिबास में खड़ा था, गहरी सोच में डूबा। तभी एविड तलवार हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया। चेहरे पर गर्व की चमक थी। मैंने कर दिखाया। तलवार नीली रोशनी में दमक उठी, फिर कुछ पल में बुझ गई। ये अस्थायी है, बेंजर ने गंभीरता से कहा। जादू या ऑरा को काबू में रखना है तो तुम्हें एक मजबूत कोर चाहिए। एविड निराश होकर बोला, ये तो चला गया। फिर उसकी आंखों में समझ की चमक आई। थैंक यू कैप्टन, आपकी वजह से मुझे अब कोर का मतलब समझने लगा। बेंजर ने हल्के से सिर झुका लिया, पर उसकी मुट्ठियां बन गई। एविड चुप न रहा। मैंने सोचा था आप मेरी मदद कभी नहीं करोगे। क्या आप मुझसे नफरत नहीं करते क्योंकि मैंने एडलाइन का किडनैप किया था? बेंजर की आवाज़ ठंडी हो गई। हाँ, मैं अभी भी माफ़ नहीं कर पाया तुम्हें। एविड चौंका। तो फिर मदद क्यों? धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब आया, क्योंकि अगर तुम मजबूत बनोगे तो एडलाइन खुश होगी। बस यही रीज़न है। एविड अवाक रह गया, धीरे से मुस्कुराया। आप उसे सच में बहुत प्यार करते हैं ना? बेंजर का चेहरा लाल पड़ गया। क्या? क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एविड की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने पहली मुलाकात से ही समझ लिया था कैप्टन। बेंजर ने एकदम से मना किया, लेकिन उसके चेहरे की लाली सब कुछ कह रही थी। बेंजर ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसे बेकार इमोशंस के लिए टाइम नहीं है। एविड क्यूरियोसिटी से हंस दिया, हाथ चिन पर रखकर सोचने लगा। एविड मन में सोच रहा था, शायद उसे अभी तक समझ ही नहीं आया, क्या ये उसका पहला प्यार है? टॉपिक चेंज करते हुए एविड बोला, मैं पहले मार्क्विन कोयला का नाइट था। वहाँ मुझे लेडी एलिस के प्रोटेक्शन का फर्ज मिला था। बेंजर का दिमाग तुरंत जोर तोड़ करने लगा। बेंजर ने बोला, एलिस, वही लड़की जिसका जिक्र एडेलाइन ने किया था? एविड की आंखों में दर्द था। एविड ने कहा, हाँ, हम एक दूसरे से प्यार कर बैठे, पर उसकी शादी फिक्स थी, इसलिए भाग गए। मुझे पकड़ लिया गया और उसे जबरदस्ती शादी करना पड़ा, लेकिन रास्ते में वो गायब हो गई। 10 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं पता वो जिंदा है या नहीं, पर उसे भूल नहीं पाया। प्यार ऐसा ही होता है, पकड़ लेता है। एविड ने सीधे बेंजर की आंखों में देखा। एविड फिर बोला, तुम भी तो एडेलाइन को देखकर वैसे ही महसूस करते हो ना? उसके मुस्कुराने के लिए तुम भी तो कुछ भी कर सकते हो। बेंजर का गुस्सा फट पड़ा। बेंजर ने चीख कर कहा, बस करो एविड। पर एविड रुका नहीं। एविड ने कहा, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये तुम्हारा पहला प्यार है। तुम एडेलाइन से पागलपन की हद तक प्यार करते हो। बेंजर ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। परेशानी साफ थी। रात को बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा। बेंजर मन में, मैं तो हेवनली रियान का दूत हूँ। मेरा काम लीड करना है। लव जैसे इमोशंस के लिए जगह कहाँ है? अगर मैं एडलाइन से प्यार कर बैठा तो वो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाएगी। अजुराज उसे अटैक करेंगे। तभी एडलाइन आई, हल्की सी आवाज में बोली, रे। बेंजर ने तुरंत उसे देखा और बोला, एडले, तुम यहाँ क्यों आई? एडलाइन ने सूप उठाकर दिखाया। एडलाइन ने कहा, मेवन और ब्रूनो कह रहे थे कि तुमने डिनर नहीं किया, शायद तुम बीमार हो, तो मैं तुम्हारे लिए सूप ले आई। बेंजर ने सूप देखा, पर मन में वही डर था कि अगर मैं इसे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती रही तो ये मेरी कमजोरी बन जाएगी। एडलाइन ने फिर पूछा, क्या तुम ठीक हो रे? बेंजर चुप रहा। उसने बस धीरे से कहा, एडले, यहाँ से चली जाओ। एडलाइन हैरान होकर बिस्तर पर उसके पास बैठ गई। एडलाइन ने कहा, रे, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हारी देखभाल करने आई थी। बेंजर ने फिर कहा, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। एडलाइन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बेंजर का पेशेंस टूट गया। उसने
एक झटके में उसे बिस्तर पर गिराकर उसके होठों पर जोर से किस कर दिया। मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना, उसने गुस्से और जज्बात के बीच कहा। लेकिन किस के दौरान भी उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अगर मैं इससे प्यार कर बैठा तो ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाएगी। लेकिन फिर वह तुरंत रुक गया, धीरे से बोला, ये ये मेरा पहला किस था। उसके चेहरे पर पछतावा सा आ गया। डैम इट। एडलाइन का शौक गुस्से में बदल गया। उसके दिमाग में ख्याल घूमने लगा, किस करने के बाद ये क्यों गालियां दे रहा है। उसने उसे जोर से ढकेल कर अलग किया। आवाज तेज हो गई, तुम्हें गुस्से करने का हक ही क्या है। किस तुमने शुरू की थी, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर रही थी। बेंजर चुप रहा, अपना चेहरा हाथों में छुपाकर बैठ गया। एडलाइन और भड़क गई, तुम सबसे खराब हो बेंजर, बहुत मीन हो। गुस्से और शर्म के साथ वो रूम से निकल गई, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर ब्रूनो, एस्टर और वैकिन रिलैक्स बैठे थे। एडलाइन ने सीधे पूछा, एक बात बताओ, क्या देवा को कोई मीटिंग सीजन होता है। ब्रूनो ने झटके में अपना ड्रिंक उड़ा दिया, जो सीधा वैकिन के चेहरे पर जा लगा। तीनों ने एक दूसरे को शौक में देखा। एस्टर ने शांति से कहा, एडलाइन आराम से बैठ जाओ पहले। तब तक एडलाइन को समझ आ गया कि उसने क्या उल्टा बोल दिया है। उसका चेहरा लाल हो गया। मैं थक गई हूँ, मुझे बस सोना है, मुझे फॉलो मत करना, कहकर वह भाग गई। तीनों उसकी तरफ देखते रह गए। एस्टर ने टेंशन से कहा, नो वे, क्या कैप्टन ने बिना सोचे कुछ कर दिया एडलाइन के साथ। वैकिन भी समझ गया, हाँ इसलिए तो वो इतना गुस्सा थी। एस्टर ने टीथ क्लेंच करके कहा, कैप्टन को मूड बनाना चाहिए था, ऐसे अचानक नहीं। वैकिन बोला, क्या हम कैप्टन की जगह एडलाइन को माफी मांगे। ब्रूनो ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, उसे और शर्मिंदगी होगी, हमें कैप्टन से बात करनी चाहिए। रात का अंधेरा था, चांद तेज चमक रहा था। एडलाइन अपने बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर बेंजर खड़ा था, काले ओवरकोट में। उसकी आवाज धीमी थी, एडलाइन सो रही हो, प्लीज दरवाजा खोलो। एडलाइन ने डोर खोला। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे उसे दिखाना चाहते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने पूछा, कहाँ गए थे तुम। बेंजर ने धीरे से जवाब दिया, थोड़ी देर बाहर था। वो अंदर आया और उसकी तरफ देखता रहा। एडलाइन बिस्तर की तरफ मुड़ती हुई बोली, तुम नाराज हो ना। बेंजर ने तुरंत कहा, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। लेकिन एडलाइन ने उसकी बात काट दी गुस्से में, तुम नाराज हो, तुमने खुद की शुरू की थी, फिर गाली दी जैसे मैंने जबरदस्ती की हो। बेंजर ने नरम और दिल से कहा, एडलाइन मुझे माफ कर दो, मैंने अपने मन से किस कर लिया, तुमसे पूछे बिना। और जो गाली थी वो तुम्हें नहीं, मुझे खुद को थी। रूम में सन्नाटा छाया था, हवा में उनके बीच के जज्बात भारी हो गए थे। बेंजर की आवाज में एक नरमी थी, एडलाइन मैं अभी तक इंसानों के इमोशंस अच्छे से समझता ही नहीं, इसलिए मुझे लगा ही नहीं कि तुम्हें बुरा लगेगा। एडलाइन खिड़की की तरफ देख रही थी, उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। बेंजर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक छोटा सा बॉक्स पकड़े हुए, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, पर मुझे ये नहीं आता कैसे, और माफ़ी भी कैसे मांगू, ये भी नहीं पता। उसने बॉक्स खोला, जिसमें एक खूबसूरत डायमंड रिंग चमक रही थी। बस उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आए। एडलाइन की नज़र रिंग पर टिक गई। बेंजर घबराए हुए लेकिन सच्चे दिल से बोला, प्यार की मोहर पिछले 100 साल से लोग अपने प्यार को रिंग देकर हमेशा के लिए जोड़ते हैं। रूम में सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी थी। वो पल नर्म और खामोश था। एडलाइन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्या मैं सपना देख रही हूँ। तभी बेंजर के दिमाग में एस्टर की आवाज गूंज उठी, कैप्टन तुम्हें एडलाइन के जज्बात समझने चाहिए। ब्रूनो भी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम अभी बहुत इनोसेंट हो, लेकिन एटमॉस्फियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एस्टर ने उंगली दिखाते हुए कहा, इसीलिए तुम्हें एडलाइन से दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक गिफ्ट के साथ उनकी बातें बेंजर के दिल तक पहुंच गई। उसने तुरंत एक ज्वेलरी शॉप से सबसे अच्छी रिंग खरीद ली,
गोल्ड कॉइन्स का पाउच देते हुए कहा, मुझे बेस्ट रिंग चाहिए। शॉपकीपर मुस्कुरा दिया, जैसे समझ गया हो एक यंग लवर की बात है। थोड़ी देर बाद बेंजर ने एडलाइन को रिंग दी और कहा, बस यही वजह थी। एडलाइन ने रिंग को देखा और नरम आवाज में बोली, समझ गई, लेकिन तुमने ये रिंग ही क्यों खरीदी? बेंजर मासूमियत से बोला, मैंने सोचा तुम्हें अच्छी लगेगी। नेकलेस या ब्रासलेट जल्दी टूट जाता है, रिंग मजबूत होती है। ये सुनकर एडलाइन का गुस्सा पिघल गया। उसने रिंग अपनी उंगली में पहनी, चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद आई। लेकिन अंदर ही अंदर सोचा, ये रिंग फिंगर में फिट ही नहीं हो रही, जैसे कह रही हो कि हम अभी शादी के लायक नहीं। उसने ख्याल झटक कर सिर्फ उसकी खूबसूरती को सराहा। उसने बेंजर की नीली आंखों में देखा और हैरानी से बोली, रे, तुम्हारी आंखें, मुझे लगता है मैंने पहले भी ऐसी देखी है, पर पहचान नहीं पा रही। बेंजर ने उसकी उदासी को महसूस कर पूछा, एडलाइन, क्या तुम ठीक हो? एडलाइन खड़ी हो गई, हल्की सी थकावट सी आवाज में बोली, बस थोड़ी टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। बेंजर ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया, मैंने देर से परेशान कर दिया, तुम आराम करो। वो पलट गया। एडेलाइन बस एक हल्की सी गुड नाइट कहा और फिर अकेले बिस्तर पर लेटकर अपने विचारों में खो गई। एडेलाइन के दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा था, मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही, जैसे याद ही नहीं आ रहा वो नीली रोशनी में पहले कहाँ देखी थी। ऐसे ही ख्यालों में डूबी वो नींद में चली गई। आखिर ग्रैंड पार्टी का दिन आ गया। शहर की गलियां रोशनी और शोर से भरी थी। गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातें और हंसी। इसी भीड़ में एक आवाज उठी, बैरोन है सा। लंबे सुनहरे बालों वाला एक आदमी पलटा, काउंट कोरा। उसकी आवाज में हल्का सा मजाक था। काउंट रॉयल कोरा शानदार पोशाक में मुस्कुराया, काफी वक्त हो गया, अब भी सिर्फ बैरोन हो? शायद तुम्हारी स्किल्स अभी भी मीडियोकर ही है। बैरोन हसन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, शट अप रॉयल, मुझे तुम्हारी तरह अथॉरिटी में इंटरेस्ट नहीं। बैरोन बनने के लिए मैं परफेक्ट हूँ। कोरा के होठ ये सुनकर टेढ़े हुए, तुम्हें सिर्फ औरतें पसंद है, तुम्हारी बदनामी सब जगह है। ऐसा बस कंधे उचकाकर बोला, सोचा था फिलबर्ट को बुलाऊं, पर लगता है वो आया ही नहीं। कोरा हैरान हो गया, फिलबर्ट? वो तो हमेशा लैंड ऑफ डार्कनेस के लिए कंसर्न दिखाता था। तभी एक कैरेज गुजरी, उसमें एक ब्राउन बालों वाली औरत बैठी थी, लाल गाउन में, बेहतरीन लग रही थी। दोनों की आंखें उस पर टिक गईं। दोनों की आंखों में एक चमक, जैसे समझ ना पा रहे हो। कोरा धीरे से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिलबर्ट इतना ध्यान क्यों दे रहा है? इंसान है तो रीजन ही है। अचानक एक तेज पीली रोशनी फूटी, जनता हैरान हो गई। वाओ! बैरोन हैसा की आंखें फट पड़ी। ये तो देव भी नहीं कर सकते, इतनी डिवाइन पावर उनके पास होती ही नहीं। कोरा सच में, अगर वो देव हुआ तो? हैसा हंसते हुए बोला, मैं माफ करता हूँ, पर तुम ड्यूक बेंजर को सीड्यूस करके उसका सीक्रेट पता करो। अगर सफल रही तो तुम्हें कुछ फ्रीडम दूंगा। लाल गाउन वाली लेडी लिलियन चुपचाप सब सुन रही थी। उसका चेहरा अनरीडेबल था। अगले दिन एडलाइन के विचार फिर बेंजर की तरफ गए। वो नीली रोशनी होली स्वॉर्ड की लाइट जैसी थी। रे और वैकिन का ऑरा भी ब्लू है। क्या वो देव है? शीशे के सामने खड़ी एडलाइन ने अपनी नीली गाउन संभाली। उसके हेयर्स साइड ब्रेड में बने थे, आंखों में डिटर्मिनेशन था। उसने अपना ड्रेस कस के पकड़ा। अगर किसी नोबल की आंखों में लाल रोशनी दिखी तो पक्का वो देव या अजुरा होगा। पर मुझे ये पावर आई ही क्यों? क्या सिर्फ एक किस से? नहीं, मैं कोई फेरीटेल की प्रिंसेस नहीं। वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराई और पलट गई। तभी कैथरीन रूम में आई और झुककर बोली, योर ग्रेस, मैं आ गई। पर एडलाइन को देखकर वो रुक गई। ओ माय, हर बार आपकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती हूँ मैं। आज का ड्रेस तो पूरे कॉन्टिनेंट में नया ट्रेंड बनेगा। ड्यूक पेंजर अपने फॉर्मल अटायर में हॉल में आए और जैसे ही उनकी नज़र एडलाइन पर पड़ी, उनके गालों पर हल्का सा लालिमा आ गया। कैलेंडर का 5:13 साल, 1 मार्च, 4 बजे। ड्यूक पेंजर के मेंशन का पहला ग्रैंड पार्टी। वॉयलिन की मधुर धुन चल रही थी। महल सजाया गया था
और नोबल्स उत्सुक नजर आ रहे थे। एडलाइन ने आंखें घुमाई और धीरे से रे से कहा, रे, तुम मजाक कर रहे हो क्या? रे हैरान था। क्या मतलब मजाक कर रहा हो? एडलाइन ने मुस्कुराते हुए फंसाने वाली नजर से कहा, मैं तुमसे कितनी बार कहा ना, जैसे ही म्यूजिक शुरू हो तुम्हें मुझे डांस के लिए पूछना है। रे एक पल को समझ ही नहीं पाया। एडलाइन अंदर ही अंदर इरिटेट हो रही थी। तभी एस्टर ने मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। डचेस एडलाइन, क्या मुझे ये ऑनर दोगी कि मैं पहला डांस करूं आपके साथ? लेकिन एस्टर हाथ पकड़ता उससे पहले रे ने एडलाइन की कमर पकड़ ली और शांत आवाज में बोला, तो तुम यही प्लान कर रही थी कि चुप रहो और एस्टर को चांस दो? एस्टर की हंसी और लोगों की नज़र ने एटमॉस्फेयर और गर्म कर दिया। रे ने शोल्डर्स उचकाकर कहा, डांसिंग मेरा थिंग नहीं है। एडलाइन के होठों पे हल्का सा स्माइल था। उसने रे के कान में फुसफुसाया, रे, इस पार्टी का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। र्यूमर्स और लोगों की बातें ही इसे कामयाब बनाएगी। और देखो, 20% से भी कम लोग आए हैं। अगर उन्हें लगा कि ड्यूक बोरिंग और रूड है तो सब निराश होकर चले जाएंगे। रे ने सीधी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मैं वैसा ही हूँ? एडलाइन ने मजाक में आंख मारी। ओह माय, गिल्टी फील हो रहा है क्या? उनके डांस के खत्म होते ही लोगों ने तालियां बजाई। एडलाइन और रे ने बोव किया। एडलाइन मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बोली, अब मैं उनसे मिलने जाऊंगी। हो सकता है उनके साथ भी डांस करना पड़े। रे की आंखें अंधेरी हो गई। तुमने कहा कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ डांस नहीं करोगी? एटलाइन ने शांत आवाज में समझाया। इवन एम्परर अपनी एम्प्रेस का हाथ औरों को देता है पार्टीज में। मैं यहाँ मजे के लिए नहीं आई हूँ। मुझे अजुरा को ढूंढना है। रे ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम पार्टी प्रिपेयर करते वक्त बहुत खुश थी। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम्हें मजा आए। एडलाइन ने उसकी आंखों में देखा। हल्का सा ब्लश आया और धीरे से बोली, हाँ रे, मैं एंजॉय कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आ रहा है? रे ने उसकी तरफ घूर कर देखा, इंतजार करते हुए। एडलाइन की आवाज मजबूत हो गई, ये कि मैं तुम्हारे दुश्मन यहीं पे ढूंढ सकती हूँ और तुम उन्हें एलिमिनेट कर पाओगे। रे चुप रहा, पर आंखों में हल्का सा इंटरेस्ट चमका। एडलाइन ने उसका हाथ धीरे से खींचते हुए कहा, तो रे, अब मेरा हाथ छोड़ दोगे? रे की उंगलियां एक पल के लिए ठहरी, फिर धीरे से एडलाइन का हाथ छोड़ दिया उसने। उनकी आंखों में हल्का सा अंधेरा छाया। मुझे पसंद नहीं कि वो किसी और के साथ डांस करे, पर शायद मेरे पास और कोई चांस नहीं। ड्यूक बेंजर के मेंशन में पार्टी अपने शिखर पर थी। शानदार सजावट, महंगा खाना और रॉयल एटमॉस्फियर सबको मोहित कर रहा था। टेबल्स पर रखी डिशेस की सुगंध पूरे हॉल में फैली थी। मेहमान खुशी से खा रहे थे। एक ने कहा, ओ माय, ये मीट तो मुंह में घुल रहा है। दूसरे ने हैरानी से पूछा, आखिर ये बनाया किसने है? शेफ ब्रूनो फक्र से मुस्कुराया और अपने हाथ के इशारों से ब्लू मैजिक दिखाया। मैंने मीट को थोड़ा मैजिक से प्रोसेस किया है। नोबल लेडीज उत्सुक हो उठी, तो मैजिक से ऐसा भी हो सकता है? एडलाइन के हाथ में जो फैन था उसके पीछे मुस्कुराई और उसने सोचा, बैंक्वेट को शेफ ब्रूनो के हाथों से बने खाने से सजाना अच्छा डिसीजन था। लेडीज सब उसके साथ बातें करने लगी। डचेस, आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। डार्कनेस की लैंड इतनी चार्मिंग होगी, सोचा ही नहीं था। फिर एक ने सीधे सवाल कर दिया, आप ड्यूक से मिली कैसे थी? एडलाइन के होठ थोड़े ठहरे। उसका दिमाग कहीं और चला गया। सब सोचते हैं वो स्कैरी होगा बस इसलिए कि वो ड्यूक ऑफ डार्कनेस है। तभी उसकी नजर गई। ब्रूनो लिलियान को जोर से खींचकर पार्टी से बाहर ले जा रहा था। एडलाइन ने स्वीट स्माइल के साथ लेडीज को एक्सक्यूज किया और चुपके से उनके पीछे चली गई। एक प्राइवेट कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपने मैजिक से थोड़ा सा डोर खोला। अंदर से ब्रूनो की जहर भरी आवाज सुनाई दी, तुम बेकार हो। मैंने तुम्हें खिलाया, जगह दी और तुम यहाँ एक काम भी नहीं कर पाई। एडलाइन का दिल झटके से धड़क उठा। यही वो शब्द थे जो लिलियन ने अपने पास्ट लाइफ के बारे में उसे बताए थे। बैरन ने गुस्से में पैर पटक कर चीखा, वो डचेस इतनी खूबसूरत है
कि ड्यूक को कोई और लड़की कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। लिलियन जमीन पर गिर गई, आंसुओं से भीगती हुई। बैरोन ने लिलियन का चीन फोर्सफुली पकड़कर रखा था। उसकी आंखों में एक ट्विस्टेड, खतरनाक चमक थी। तुम्हारा शरीर अभी भी काफी अराउजिंग है, उसने कोल्डली कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ सिखाया है ना? ज्यादा डेस्परेट हो जाओ उस ड्यूक को सेड्यूस करने में, किसी तरह उसे फंसा लो ताकि मैं जान सकूं वो क्या छुपा रहा है। ये कहकर वो खुद से ही सेटिस्फाई होता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया। हथेली से दरवाजे का हैंडल थामा और मोकिंगली बोला, तुम्हें आज मेरे साथ वापस घर आने की जरूरत नहीं। अगर काम अच्छा कर लोगी, मैं एक जनरस हस्बैंड हूँ। एडलाइन ने ये सब सुन लिया। उसका दिल लिलियन के लिए दुख गया। लिलियन शॉप में खड़ी थी, डर के मारे हिल भी नहीं रही थी। तभी एडलाइन अंदर आई और उसने प्यार से बोली, तुम बैरन सिमोन ऐसा हो ना? लिलियन घबरा गई। डचेस, आप कब से यहाँ हो? एडलाइन ने हल्का सा मुस्कान दिया। अभी आई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम लिलियन है, उसने झुकते हुए कहा। मैं एडलाइन हूँ, मुझे एडलाइन बुलाओ, उसने प्यार से कहा। लिलियन ने धीरे से कहा, नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकती। एडलाइन ने समझाया, हम दोनों नोबल लेडीज हैं और मैं तुम्हें लिलियन ही बुलाऊंगी। एडलाइन ने फिर कैजुअली कहा, मैं अपना मेकअप थोड़ा ठीक करने वाली हूँ, चलो तुम भी चलो। लिलियन के दिल में सोच चल रही थी। उसने देख लिया कि मैं रो रही थी। एडलाइन ने मुस्कान के साथ बोला, मेरे पास एक नाइट से मिला हुआ नया कॉस्मेटिक है, अभी ट्राई नहीं किया, तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ कैसा है। लिलियन हैरान थी। मैंने सोचा था सारे हाई नोबल्स एरोगेंट होते हैं, पर ये मुझे इतनी काइंडनेस दिखा रही है। उसका दिल नरम पड़ गया और बोली, हाँ लेडी एडलाइन, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। पार्टी में वापस आके एडलाइन सोचने लगी, शायद पिछली जिंदगी में लिलियन मुझसे इसलिए बुरी थी क्योंकि मैं उसे नीचा समझती थी। अगर सिमोन उसे घर में ऐसे ट्रीट करता था तो शायद रे उसे मारने के बाद लिलियन को अपने साथ शांति देने लाया हो। हम गलत समझ गए थे एक दूसरे को, उसने दिल में सोचा। पर इससे ये जस्टिफाई नहीं होता कि उसने मुझे बुली किया। पर अब मुझे नया चांस मिला है, इस बार वही मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगी। तभी बैरन सिमोन हैसा सामने आ गया। बड़ा ही एरोगेंट अंदाज में बोला, डचेस, मैं बैरन सिमोन हैसा हूँ, मुझे याद रखने और इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। एडलाइन की आंखें तेज हो गई। अपना थैंक्स ड्यूक बेंजर को क्यों नहीं देते? वो मुस्कान के साथ बोली, मैं तो ब्यूटीफुल लेडी से डांस का रिक्वेस्ट करने आया हूँ। एडलाइन उसकी तरफ गुस्से भरी नजर से देखती रही। मन में सोचा, ये क्लियरली प्रोब कर रहा है, मुझे उकसा रहा है। फिर भी उसने काम होके जवाब दिया, ठीक है, मैं मान लेती हूँ। डांस के बीच एडलाइन के मन में आया, उफ, मेरे पैर दुखने लगे अब। उसने चुपके से एक सांस ली। बैरन सिमोन हैसा मौका पकड़ के बोला, क्यूरियोसिटी भरी आवाज में, मैंने ड्यूक बेंजर के बारे में बहुत अफवाहें सुनी हैं, पर शादी की कभी नहीं, इसलिए मुझे सरप्राइज हुआ जब मैंने आपको देखा डचेस। वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल है। एडलाइन के दिल में तुरंत वार्निंग बजी। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी थी। ये तो ऑरा देखने की एबिलिटी है, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर है। बैरन ने चार्मिंग टोन में कहा, डचेस, डांस अनकंफर्टेबल लग रहा होगा ना? एडलाइन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, आप सच में अच्छा डांस करते हैं। बैरन खुश होकर बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैं एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ डांस कर रहा हूँ। फिर उसने कैजुअली पूछा, वैसे वो फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस का पाथ वो मैजिक से बना था क्या? एडलाइन ने थोड़ा क्रिप्टिक जवाब दिया, हमारे ड्यूकल हाउस का एक सीक्रेट है, थोड़ा मैजिक और ज्यादा अल्केमी। बैरन हैरान रह गया, एल्केमी? क्या आपके घर में कोई ऐसा एल्केमिस्ट है जो इतना कमाल कर सकता है? एडलाइन ने थोड़ा मिस्chievous स्माइल के साथ कहा, कम लोग होते हैं ऐसे एबिलिटी वाले, पर क्या तुम्हें लगता है मैं अभी झूठ बोल रही हूँ सर हैसा? बैरन घबरा गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस क्यूरियस था, अगर पॉसिबल हो तो उस एल्केमिस्ट से मिलना चाहता हूँ। एडलाइन थोड़ा झुकी और धीरे से बोली, मौका मिला तो तुमसे मिलवा दूंगी, मुझे भी तुमसे एल्केमी पर बात करने का वेट रहेगा। बैरन लाल पड़ गया, ऑकवर्ड हंसी के साथ बोला, जी जी, सीक्रेट में बुला लूंगा आपको। पार्टी के बाद एडलाइन अपने कमरे में गई, साइन करते हुए अपने ज्वेलरी उतारी। अब रेस्ट की जरूरत है। मिरर में देखते हुए उसने सोचा, आज मैंने
दो और दिखे, बेरॉन सिमोन हिस्सा और काउंट रॉयल कोरा। दोनों की आंखों में अलग लाइट थी। दोनों लगभग 20 साल के लग रहे थे। बाकी कोई कलर्स नहीं दिखे, पर अगर मैं देवा और अजुरा अलग कर पा रही हूँ, इसका मतलब सच देखने वाली शायद मैं ही हूँ, जैसे रे ने मेरी पिछली जिंदगी में कहा था।